हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 34th लेक्चर ऑन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। एंड आज के लेक्चर से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी, मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे इसके लिए, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 5 से 6 लेक्चर्स में ये जो पूरा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का हम पूरा कर लेंगे। तो चलिए फिर डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मनी होता क्या है। ठीक है, मनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक, फिर मनी के यूजेस क्या हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है, सीसी इकोनॉमी क्या है, और ये जो बार्टर सिस्टम है इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स एंड 1000 एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, और भी कई सब्जेक्ट पाइपलाइन में है। इनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाएं, इनसे खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राइट, तो चलिए फिर, और मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालू ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, तो चलिए फिर अब हम लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। मनी, तो ये वर्ड तो बहुत यूज होता है, ठीक है, हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी इसको बहुत यूज करते हैं। मनी, तो मनी क्या है, मनी इज अ थिंग, मनी वो चीज है जिसको कॉमनली हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। खास बात है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी वो चीज है जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं, यानी उसके बदले में हम चीजें, ठीक है, कोई भी कॉमोडिटी वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं। इट्स अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेबल, यानी इसे हर कोई एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज मनी, ये मनी है। ये तो मैंने अभी आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन बताई है, बट अभी जब हम और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो मैं आपको वो डेफिनेशन बताऊंगी जो आपको एक्चुअली में एग्जाम में लिखना है। बट अभी फिलहाल समझ लीजिए मनी क्या है। मनी इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल थिंग है विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम एक्सचेंज के लिए, ठीक है, किसी कॉमोडिटी के एक्सचेंज के बदले में जो हम चीज देते हैं दैट इज मनी। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में है रूपी, यूएस में क्या है, डॉलर, ठीक है, जापान में क्या है, येन। ठीक है, तो हर कंट्री की अपना करेंसी होती है जिसे हम मनी कहते हैं। ठीक, लेकिन पहले टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे फॉर गुड्स, यानी कोई गुड अगर आपको बाय करना है तो उसके बदले में आपको कोई गुड्स ही देने पड़ेंगे, कॉमोडिटी देनी पड़ेगी। उस टाइम मनी था ही नहीं, ठीक है, करेंसी नहीं थी, कोई मनी नहीं था। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम लिया है कि ये दो फार्मर हैं, अगर इस फार्मर के पास फ्रूट्स है, ठीक है, और इस फार्मर के पास हेन है, ठीक है, तो अगर इनको इस ये जो फार्मर बी है इसको अगर फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है तो ये अपना हेन इसको दे सकता है और इसके बदले में इसको क्या मिल जाएगा, फ्रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या होता था, इवन आजकल भी कुछ गांव में बहुत इंटीरियर सेक्टर में आज भी आपको मिल जाएगा, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जहां पे एक्सचेंज किया जाता है कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, यानी एक कॉमोडिटी के बदले में दूसरी कॉमोडिटी एक्सचेंज की जाती है, तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक, तो देखिए यहां मैं लिखा है बार्टर सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जहां पे गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी एक गुड के बदले में दूसरा गुड आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम था ये इनएफिशिएंट सिस्टम था, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, बहुत सारी लिमिटेशन थी इस सिस्टम की। इसीलिए रिक्वायरमेंट थी कि कुछ एक कॉमन मीडियम मिल जाए, कुछ एक कॉमन एक ऐसी कोई चीज हो जिसके बदले में चीजें जो कमोडिटी है या गुड्स है उनको एक्सचेंज किया जा सके। ठीक है, इसीलिए इन्वेंशन हुआ किसका, मनी का, रुपए का। ठीक है, तो मनी क्या है, मनी इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और आज के टाइम में क्या होता है, गुड्स वेयर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स, आज के टाइम में गुड्स गुड्स के बदले में नहीं सोल्ड किए जाते हैं। गुड्स के बदले में क्या मिलता है, गुड्स के बदले में जो शॉपकीपर है उसको क्या हम देते हैं, मनी देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो मनी है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले
बहुत पहले क्या होता था, कॉइन्स चलते थे, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलते थे, जिसको अशर्फिया कहते हैं। आप लोगों ने जो पुरानी स्टोरीज वगैरह पढ़ी होगी उसमें था ना, गोल्ड सिल्वर, सोने की अशर्फियां, सिल्वर की अशर्फियां। तो बहुत पहले राजा महाराजा के टाइम में क्या चलता था, कॉइन्स चलते थे गोल्ड एंड सिल्वर के। उसके बाद क्या आया, उसके बाद एलॉय, ठीक है, मेटल, जो एलॉय मेटल होते हैं उसके कॉइन चलने लगे, और फिर उसके साथ पेपर मनी भी आ गया, यानी पेपर करेंसी, जो आजकल जो नोट चलती है वो आ गया। उसके बाद थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ, अब प्लास्टिक मनी का भी जमाना आ चुका है। प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो कैश कार्ड्स होते हैं, दैट इज प्लास्टिक मनी, ठीक है, एटीएम कार्ड जो आपके होते हैं। तो प्लास्टिक मनी का टाइम आ चुका है, ई मनी का टाइम आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी होता है, तो उसका समय आ गया है। तो बेसिकली ये जो ओरिजिन हुआ मनी का, ठीक है, मनी का जो इन्वेंशन हुआ वो क्यों हुआ, बिकॉज वी रिक्वायर्ड अ मीडियम, हमें एक मीडियम या कह लीजिए एक ऐसी चीज की जरूरत थी विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज, जो एक्सचेंज को, हमें कोई कमोडिटी खरीदनी है तो उस एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर सके, फैसिलिटेट मतलब उस एक्सचेंज को हम इजिली कर सकें, ठीक है। तो इसलिए मनी का ओरिजिन हुआ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मनी के कुछ यूजेस। एक यूज तो आपको समझ में आ गया कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई भी गुड्स, कोई भी कमोडिटी अगर हमें वो चाहिए तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं इन रिटर्न ऑफ मनी। यानी हमें शॉप से कोई सामान खरीदना है तो हम उस शॉपकीपर को मनी दे सकते हैं और उसके बदले में हम वो सामान खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है मनी का, दैट इज इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक। बट इसके अलावा तीन और बहुत मेजर यूजेस हैं मनी के। याद रखिएगा, मनी के चार मेजर यूजेस हैं, ठीक। पहला क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है, इट इज यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। जो मनी है, मनी इज यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि मनी के फॉर्म में हम सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करनी है, ठीक है, तो हम मनी के फॉर्म में कर सकते हैं, हम इसको स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। जबकि सोचिए, जो कमोडिटी पहले के टाइम में जब बार्टर सिस्टम होता था, तब क्या कमोडिटी को सेव कर सकते थे, मतलब स्टोर कर सकते थे फ्यूचर के लिए। कमोडिटी अगर पेरिशेबल होती, पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, वैसी चीज होती, तो क्या वो फ्यूचर में 5 साल 10 साल के लिए सेव हो पाती, नहीं हो पाती ना। लेकिन जो मनी है, इसको अगर हमें फ्यूचर के लिए रखना है, ठीक है, इट स्टोर्स वैल्यू, यानी ये वैल्यू स्टोर करता है मनी, और इसको हम फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें पैसे की अगर जरूरत है तो मनी को हम फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, सेविंग का बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। जबकि बार्टर सिस्टम में हम जो कमोडिटीज हैं, जो गुड्स हैं, सारे गुड्स एंड कमोडिटी को हम फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते थे, ठीक है। और फिर रखते भी तो उसमें प्रॉब्लम है, जैसे चलिए हम गोल्ड वगैरह जो है उनको रख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर दूसरे इश्यूज हैं, ठीक है, उसमें थेफ्ट के चांसेस हैं और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो वो जितने भी पहले कमोडिटी या गुड्स थे उनमें, मतलब सेविंग के लिए हम बहुत ज्यादा उनको यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन मनी के साथ ये नहीं है, मनी कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट। चलिए तीसरा जो एग्जाम्पल है, वैसे जो गोल्ड है वो आज भी यूज किया जाता है फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, गोल्ड तो यूज किया जाता है, लेकिन चलिए कोई और कमोडिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अगर हम किसी फूड प्रोडक्ट की बात करें, कोई फार्मर है, वो व्हीट, राइस या कोई भी दूसरे फूड प्रोडक्ट फ्यूचर के लिए रखना चाहे, ठीक है, तो वो नहीं रख सकता। बट गोल्ड तो रखा जाता है, और अभी भी रखा जाता है गोल्ड फ्यूचर के लिए, गोल्ड स्टोर करता है, लेकिन गोल्ड के साथ फिर दूसरे इश्यूज होते हैं, ठीक। चलिए, जो तीसरा जो यूज है मनी का, दैट इज इट इज यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। जो मनी है, इट इज यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विस को हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। यानी अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हमें व्हीट की रिक्वायरमेंट है, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, या कोई फ्रूट्स खरीदने हैं, तो हम हर चीज को मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सबके रेट हैं, गेहूं का रेट है, चावल का रेट है, फ्रूट्स का रेट है, ब्रेड का रेट है, बटर का रेट है, सबका रेट है, ठीक है, हम इनको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में जब बार्टर सिस्टम था, अगर एक फार्मर है जिसके पास व्हीट है और एक फार्मर है जिसके पास शायद शूज हैं, तो क्या व्हीट के बदले में शूज या शूज के बदले में व्हीट, ठीक है, क्या हम इनको एक, मतलब इनकी वैल्यू क्या दूसरे के टर्म में मेजर कर सकते थे, नहीं मेजर कर सकते। लेकिन आज के टाइम में हम हर कमोडिटी, हर गुड को क्या है, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड यूज ऑफ मनी। फोर्थ यूज मनी का क्या है कि मनी इज यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट।
डिफर्ड पेमेंट मतलब होता है वो पेमेंट जो अभी हमें नहीं करना, हमें फ्यूचर में करना है। ठीक है, तो मनी हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक तरीका प्रोवाइड करता है कि अगर कोई पेमेंट ऐसा है जो हमें अभी नहीं करना है, फ्यूचर में करना है, ठीक है, तो हम मनी के फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन पहले जो बार्टर सिस्टम था उसमें ये मतलब मुश्किल था। कोई कमोडिटी अभी तो है फार्मर के पास, पर क्या पता 5 साल बाद अगर पेमेंट करना है तो 5 साल बाद वो कमोडिटी फार्मर के पास नहीं है, ठीक है, या वो खराब हो गई या वो कंज्यूम हो गई, तो उसमें प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मनी जो है उसको हम सेव कर, मनी को क्योंकि हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो हम डिफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। कोई पेमेंट जो अभी नहीं हमें बाद में करना है तो वो हम मनी के फॉर्म में आसानी से कर सकते हैं। तो दिस इज द फोर्थ यूज ऑफ मनी। तो मनी के 4 इंपॉर्टेंट यूज हैं, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट यूज आपको अगर मनी के बारे में पूछा जाए तो 4 इंपॉर्टेंट यूजेस है मनी के। पहला क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, चौथा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट यूज है मनी के। अब इन्हीं 4 इंपॉर्टेंट यूजेस जो अभी मैंने बताया इनको जोड़ दीजिए तो बन जाएगी एक कंप्लीट डिफिनीशन ऑफ मनी जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, एग्जाम में आपको ये डिफिनीशन लिख के आनी है मनी की, जिसमें पूरी बात लिखी हुई है, जिसमें आपको मनी के यूजेस भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, सारी बातें इंक्लूडेड हैं। तो मनी क्या है, मनी इज अ इंस्ट्रूमेंट, मनी एक इंस्ट्रूमेंट है विच सर्व एज अ, देखिए मैंने सर्व सर्व 2 बार लिख दिया है, विच सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्व करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो दिस इज मनी। मनी वो है जो ये चारों पर्पस फुलफिल करता है। व्हाट इज मनी, मनी इज इंस्ट्रूमेंट विच फुलफिल ऑल दीज 4 पर्पस। ये जो 4 पर्पस है उनको फुलफिल करता है, वही होता है मनी। ठीक, देखिए एक और बहुत पॉपुलर डिफिनेशन है मनी की कि मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है, मनी यही 4 चीजें तो करता है, मनी यही 4 चीजें करता है। वैल्यू स्टोर करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट है। तो बहुत पॉपुलर डिफिनेशन है मनी की कि मनी इज व्हाट मनी डज, यानी मनी क्या है, मनी वही है जो मनी करता है। इवन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि यही स्टेटमेंट लिखा रहेगा और आपको लिखा रहेगा कि एक्सप्लेन करिए, तो आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा कि मनी करता क्या है और वही मनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बार्टर सिस्टम के बारे में बताती हूँ। तो बार्टर सिस्टम क्या है, ये वो सिस्टम है जहां पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है फॉर गुड्स। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास सरप्लस राइस है, राइस मतलब चावल उसके पास सरप्लस है, ठीक है, और उसको चाहिए क्लोथ। ठीक है, ये ले लेते हैं वो फार्मर, इसके पास क्या है, राइस है, लेकिन इसको चाहिए क्लोथ। ठीक है, राइस सरप्लस क्वांटिटी में है, खूब क्वांटिटी में राइस है, ये राइस की खेती करता है, चावल की खेती करता है, बट इसको कपड़े भी तो चाहिए। ठीक है, एट द सेम, और फिर एक तो यानी इस फार्मर को कपड़े चाहिए, राइस तो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, कपड़े चाहिए, तो यानी अब इस फार्मर को एक ऐसा मर्चेंट ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़े वो सेल करता हो और उसको राइस की रिक्वायरमेंट हो। ये जो फार्मर है इसको कपड़े चाहिए, तो यानी इसको एक ऐसा दूसरा पर्सन, दूसरा मर्चेंट सर्च करना पड़ेगा जिसको राइस की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, और वो कपड़े सेल करता हो ताकि उसको कपड़े मिल जाए फार्मर को। ये बात समझ में आई? तो इसी को कहा जाता है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। ये कॉन्सेप्ट है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, यानी यहाँ पर डबल को इंसिडेंस होना चाहिए। ये जो फार्मर के पास एक्सेस राइस है तो राइस लेने वाला भी कोई पर्सन होना चाहिए और कपड़े देने वाला कोई पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। तो बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये डबल को इंसिडेंस क्या इतना आसान है, बहुत मुश्किल है ना, कि फार्मर को कपड़े चाहिए और उसको ऐसा कोइंसिडेंस भी होना चाहिए कि किसी ऐसा कोई दूसरा पर्सन हो जिसको राइस की रिक्वायरमेंट है। ये जो दूसरा पर्सन है इसको राइस की रिक्वायरमेंट हो और ये क्लोथ देना चाह रहा हो। ठीक है, तो तभी तो ये डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, तभी फार्मर की जो क्लोथ की रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होगी। तो ये बहुत ही मुश्किल था, तो इसीलिए जो बार्टर सिस्टम है इसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज का अगर समय है तो आज के टाइम में फार्मर क्या है, अपना जो भी चावल है उसको आसानी से बेच सकता है और उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जो क्लोथ मर्चेंट है वो भी अपने कपड़े आसानी से बेच सकता है और उसके बदले में उसे क्या मिल जाएगा, पैसा, मनी मिल जाएगा। तो मनी जो कॉन्सेप्ट आ गया है इससे अब बहुत आसानी से ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल है। बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन ये भी थी क्योंकि बार्टर सिस्टम में
ये जो डबल कोइंसिडेंस था, ये इतनी आसानी से तो बैठता नहीं था, तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन बहुत कम हो पाते थे, लेन देन एक्सचेंज बहुत कम हो पाते थे। ठीक है, तो मनी क्या है? मनी इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आज के टाइम में मनी क्या है? एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फार्मर भी चावल बेचे, दाल बेचे, कुछ भी बेचे, उसको मिलेगा पैसा। कोई भी मर्चेंट है, वो भी जो भी कमोडिटी बेचे, उसको मिलेगा पैसा। और इस पैसे से मर्चेंट जो भी सामान खरीदना चाहे, फार्मर से जो कुछ भी खरीदना चाहे, खरीद सकता है। ऐसे ही फार्मर इस मनी से मर्चेंट से जो भी खरीदना चाहे, वो खरीद सकता है। ठीक, तो ये एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक और कॉन्सेप्ट है सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी, ये भी बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज सीसी इकोनॉमी। तो सीसी इकोनॉमी इज कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है, नाम क्या है? सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, यानी वो इकोनॉमी जहां पे कमोडिटी यानी एक गुड के बदले में दूसरा गुड एक्सचेंज किया जाता हो। ठीक है, यानी बेसिकली बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है? बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी, यानी कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, जहां पे गुड के बदले में गुड दिया जाता है। ठीक, अब ये जो बार्टर सिस्टम है, इसके कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन जो अभी मैंने डिस्कस की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी डबल कोइंसिडेंस हो, यानी फार्मर को अगर राइस चाहिए तो कोई ऐसा हो जो राइस लेने के लिए हो, और फार्मर को क्लोथ चाहिए तो यानी कोई ऐसा हो जो क्लोथ सेल कर रहा हो। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस चाहिए। और फिर जो दूसरा पर्सन है, ठीक है, जो दूसरा पर्सन है उसको राइस की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, इसका भी कोइंसिडेंस होना चाहिए कि इसको राइस की रिक्वायरमेंट हो, तभी तो फार्मर का राइस बिकेगा। और इसके पास क्लोथ हो, तभी फार्मर क्लोथ ले पाएगा। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस की रिक्वायरमेंट थी, जो बहुत मुश्किल है, जो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक, ये पहली लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन बार्टर सिस्टम की क्या थी? कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी बार्टर सिस्टम में कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। यानी क्या हम सपोज करिए राइस एंड वीट का एक्सचेंज करना है, तो क्या हम वीट को राइस के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या शूज को वीट के बदले में एक्सचेंज करना है? ठीक है, तो क्या शूज को वीट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या जो शूज है उसको क्लोथ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्या हम एक कॉमन यूनिट निकाल सकते हैं? तो ये बहुत मुश्किल है। तो ये बार्टर सिस्टम में मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। ठीक है, कि कितने शूज के बदले में कितने कपड़े मिलेंगे, कितने राइस के बदले में कितना वीट मिलेगा, कितने शूज के बदले में कितना गेहूं मिलेगा। तो ये एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती थी बार्टर सिस्टम में। तो ये एक प्रॉब्लम आती थी। तीसरी लिमिटेशन क्या थी? कि डिफिकल्ट फॉर फ्यूचर पेमेंट, या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है उसमें बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी। अगर कोई फ्यूचर में कोई पेमेंट करना है, ठीक है, तो कमोडिटी अभी तो है हमारे पास, लेकिन अगर कोई पेमेंट हमें 5 साल बाद करनी है, ठीक है, तो क्या वो कमोडिटी हमारे पास 5 साल बाद भी रहेगी? हमें उसे उस कमोडिटी को 5 साल तक संभाल के रखना होगा। और कुछ कमोडिटी, कुछ गुड्स तो 5 साल तक रह जाते हैं, लेकिन सारे गुड्स क्या रह पाएंगे? ठीक है, और उन गुड्स को स्टोर करने के लिए हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो फ्यूचर पेमेंट है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। ठीक, ये तीसरी लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन क्या थी? डिफिकल्ट टू स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी सेविंग या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नहीं हो पाती थी बार्टर सिस्टम में। यानी बार्टर सिस्टम में अगर हम सेव करना चाहे फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। क्योंकि जो कमोडिटी है, अगेन वही स्टोरिंग की प्रॉब्लम, जो कमोडिटी है वो आज तो हमने स्टोर कर दिया, बट आगे हम अपनी अगली जनरेशन के लिए, अगर 15 साल बाद हम अपनी अगली जनरेशन के लिए, 20 साल बाद हम अपने बच्चों के लिए कोई चीज स्टोर करना चाहे, तो बार्टर सिस्टम में क्या हम जो भी कमोडिटीज हैं, ठीक है, फूड आइटम्स हैं या कोई भी कमोडिटी है, फर्नीचर है, फूड आइटम है, कार है, या कोई भी दूसरी चीजें हैं, कार नहीं होगा क्योंकि बार्टर सिस्टम बहुत पहले था, तब कार इतना नहीं थे, कोई भी दूसरी कमोडिटी ले लीजिए, ठीक है, क्या उसको स्टोर कर सकते थे? कुछ गुड्स को स्टोर किया जा सकता था, जैसे गोल्ड, ठीक है, करते हैं, लेकिन गोल्ड के साथ फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कुछ को किया जा सकता है, बट काफी गुड्स क्या होते हैं? पेरिशेबल होते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उसके बाद वो गुड्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो सारे गुड्स को नहीं स्टोर किया जा सकता फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो सेविंग नहीं की जा सकती थी कमोडिटी। जब सीसी इकोनॉमी थी तब सेविंग पॉसिबल नहीं थी, बहुत मुश्किल था। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइफ होती है कमोडिटी की, तभी तक उन गुड्स को रख सकते हैं, उसके बाद वो गुड्स खराब हो जाते थे। तो ये एक प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में, राइट। तो दीज वेर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ये बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं।
ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, प्लीज मुझे फीडबैक में जरूर बताया करिए। मैं बार बार हर लेक्चर में कहती हूँ, प्लीज मुझे बताया करिए। केवल शायद मतलब 1 मिनट का समय लगना है, 1 मिनट से भी कम समय लगना है मुझे फीडबैक देने में, तो प्लीज मुझे बताया करिए। अगर निगेटिव फीडबैक है तो वो भी बताया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ या स्लो पढ़ा रही हूँ, जैसा भी है प्लीज मुझे बताया करिए, क्योंकि इससे मतलब मुझे समझ में आता है कि क्या कमी है। तो मेरे लेक्चर में कोई कमी है तो वो भी बताइए, ठीक है तो वो भी बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊंगी फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं एंड सप्लाई ऑफ मनी। M1 M2 M3 M4 पढ़ा था ना सप्लाई ऑफ मनी, तो वो सारे कॉन्सेप्ट अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।